10th class. So today we are going to revise the chapter number 2 of history, which basically deals with the nationalism in India. Welcome to the revision lecture. तो हमें पता है कि हमारा इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही रिच कंट्री था. बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडिया वॉज मोस्ट पावरफुल एंड डेवलप्ड नेशन. शेयर वॉज 25% to 30% इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडिया में गुप्ता एम्पायर का रूल रहा है, मौर्यन एम्पायर का रहा है, दिल्ली सल्तनत का, एंड वेरियस अदर रूलर्स हैव रूल्ड हियर इन इंडिया. उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहुंचती है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 में पहुंचेंगी इंडिया. दे बेसिकली केम हियर एज द ट्रेडर्स. वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन ओवर टाइम हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी अथॉरिटी यहाँ जमानी शुरू कर दी और इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया था. बैटल ऑफ प्लासी होती है इन 1757, जहाँ ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल को कैप्चर करते हैं और इसके बाद से ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है हमारे इंडिया में. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमने देखा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और इंडिया वॉज एट दैट टाइम अंडर द ब्रिटिश रूल. डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे थे और उनको मीट करने के लिए अब ब्रिटिशर्स को कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए था, इसलिए उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. साथ ही साथ उन्होंने इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज कर दी और जिसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. फिर उसी टाइम हमने देखा कि क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, जहाँ बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा फूड की कमी हो जाएगी. 1918 में सबने सोचा कि अब सब चीज़ स्टेबल कैसी की जाए और कैसे सब चीज़ वापस लेके आया जाए. इस टाइम तक गांधी जी सीन में आएंगे और वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह देंगे. वो बोलेंगे कि हमें बैठ के बिना वायलेंस के रिवॉल्ट करना चाहिए, हम स्ट्राइक्स करेंगे और एंड में ट्रुथ की जीत होगी. गांधी जी के बारे में पढ़ा जाए तो गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915. ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग ही वॉज स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका. जिस सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है गांधी जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था जब वो साउथ अफ्रीका रहते थे. उन्होंने सेम चीज़ इंडिया में आके ऑर्गेनाइज की और सबसे पहले एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास चंपारण सत्याग्रह जो कि 1916 में हुआ. रॉलेट एक्ट आता है 1919 में. इस एक्ट के चलते ब्रिटिशर्स के पास पावर आ जाती है. जो भी लोग, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो उनको 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल. महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये सही नहीं है और उन्होंने एक और सत्याग्रह चलाई जिसका नाम दिया उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह. रॉलेट सत्याग्रह के चलते ये क्या आइडिया था, उन्होंने बोला कि जो सही है, जो सच्चाई है वो हमेशा जीतती है, उसके लिए हमें लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, हम स्ट्राइक करेंगे. शॉप्स बंद कर दी, रैलीज ऑर्गेनाइज की, लोगों ने स्ट्राइक्स करनी चालू की. टू अवॉइड दिस मेस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा अगर मास मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो उनका रूल करना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया. जनरल डायर ने पूरी कमांड संभाली. उसके बाद जलियांवाला बाग 1919 इंसिडेंट होता है. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के लिए सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं अमृतसर में. वहाँ जलियांवाला बाग मास्कर होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे फायरिंग हो जाती है और लोग मर जाते हैं क्योंकि वहाँ से एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता है. तब गांधी जी को पता चलता है कि ऐसा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका है, तो वो इस वायलेंस को दबाने के लिए इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. फिर हमारी बात आती है नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. ये लॉन्च किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दी अली ब्रदर्स. 1921 में लॉन्च की गई थी. बहुत सारे सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने स्वराज की मीनिंग अपने ही वे में समझी. उसके बाद आती है मूवमेंट टाउन में भी चली. टाउन्स के साथ साथ हमने देखा कंट्री साइड भी मूवमेंट जाएगी. बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को बैन किया. उन्होंने बोला कि हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे कि जो ब्रिटिश सरकार चला रही है. हेडमास्टर्स, टीचर्स, इन सब ने रिज़ाइन किया. लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस दे दी और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट होता है. क्यों? क्योंकि जो गांधी जी फोकस करते थे खादी के ऊपर और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन पे, खादी बहुत महंगा पड़ता था और हमारे पास लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे, इसलिए मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है. फिर बात करेंगे रेबिलियन इन द कंट्री साइड. बिग गाँव वाले एरिया में क्या हुआ? वहाँ जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो लैंडलेस वर्कर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया. यहाँ एक नाम आता है बाबा रामचंद्र एंड पंडित नेहरू. ये दोनों मिलके और किसान सभा बनाते हैं ताकि किसानों की समस्या दूर की जा सके. इस टाइम उन्होंने डिमांड किया कि एबॉलिशन ऑफ बेकार सिस्टम होना चाहिए. बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया आइडिया ऑफ गांधी जी. गांधी जी कभी वायलेंस के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, गलत समझा और वायलेंस के लिए उतरे. स्वराज इन द प्लांटेशन साइट. प्लांटेशन साइट क्या है?
जब प्लांटेशन वर्कर्स को ले जाया जाता था। गवर्नमेंट ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 पास किया था, जिसके चलते जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो कभी भी फील्ड छोड़ के अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि गांधी राज आएगा तो हेंस उनको भी फायदा होगा, और लोगों ने उसी चीज को इंटरप्रेट करते स्वराज वहां भी रिवॉल्ट किया, लेकिन वॉयलेशन ऑफ एक्ट के चलते उनकी मार पिटाई हुई, उनको घर वापस ही नहीं जाने दिया ब्रिटिशर्स ने। फिर आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट। उसको ये जो मूवमेंट चल रही थी इसको विड्रॉ करेंगे गांधी जी फाइनली 1922, क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि अभी लगता है इंडियन मासेस तैयार नहीं है उनके आइडिया समझने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, he died on August 1st, 1920. On the same day, non-cooperation movement was formally announced. स्वराज पार्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए जिन्होंने आइडियाज दिए कि उन्हें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई 1922 में। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने रेडिकल मास एजिटेशन की। बात करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के क्या रीजन रहेंगे। पहला रीजन है साइमन कमीशन ऑफ 1927 और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में आएगा। साइमन कमीशन जब आती है 1927 में, यहाँ 7 मेंबर्स थे, उनका चेयरमैन था सर जॉन साइमन। लेकिन इंडियंस ने सोचा कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। क्या रीजन था? उन्होंने स्लोगन्स दिए साइमन गो बैक और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किए। इस प्रोटेस्ट के चलते लाठीचार्ज भी की गई, क्योंकि वो साइमन कमीशन चाहती थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन पार्टिसिपेट करेगा उस रिगार्डिंग वो चीज़ें देंगी। एज अ रिजल्ट इस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 भी यहाँ चलता है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल गुड्स सब इम्पैक्ट हो गए, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी। इसी दौरान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अराइज होगी। गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स उस टाइम लॉर्ड इरविन के सामने रखी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने बोला कि ये डिमांड्स अनरीजनेबल है, हम इसको फुलफिल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा अब एक न्यू मूवमेंट चालू की जाए, जिसका नाम दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने सॉल्ट को एज अ सिंबल ऑफ यूनाइट चूज किया। डिसओबीडियंस के चलते लोग मार्च करेंगे फ्रॉम सबरामती टू दांडी। इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स सोचेंगे अब इस मूवमेंट को कैसे क्रश किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देगी। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और 60,000 इंडियंस को भी अरेस्ट कर लिया गया था। फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रोक दी जाती है, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंसिस्ट करेंगे। फिर रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो 2 रीजन थे, एक यूनाइटेड स्ट्रगल, एक कल्चरल प्रोसेस। यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब सब लोग साथ इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। कल्चरल प्रोसेस के अंदर मैं बोलूंगी बहुत सारे सिंबल, साइन और सॉन्ग्स वगैरह मिलके लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर रहे थे। उसके बाद फ्लैग ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है करेज, स्ट्रेंथ, पीस, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, और इसके बीच में जो अशोका चक्र है इट इज टेकन फ्रॉम बुद्धिस्ट धर्म चक्र, और 24 स्पोक्स रिप्रेजेंट करते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका। 1942 में फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट आएगी, विच वॉज अ सक्सेसफुल मूवमेंट, एंड ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया विल बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन और ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। सो दैट it for second chapter, guys. We have revised our second chapter within 10 minutes. I hope you liked this video, and if you did, then do not forget to press in that thumbs up icon, and also please like, share and subscribe to my channel. And for full length videos you can check out the description box below. Guys, ये examination point of view से under 10 minutes series मैंने चालू की है आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत जल्दी अपने चैप्टर्स रिवाइज कर सकें, और फिर भी किसी बच्चे को लगता है कोई पॉइंट उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरी फुल लेंथ वीडियो देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है।